50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए। फायर सिलेंडर जो होता है बुझाने का, उसको खुला करके छोड़ दिया गया। गुहार लगा रहा है मुझे बाहर आने दीजिए, मैं मर जाऊंगा, मेरी सांस घुट रही है, मेरा दम घुट रहा है। पत्थर चला रही है, देखिए पत्थर चला रहे हैं। हाँ, स्कूल एरिया में वो लोग आते हैं तो सब नकाब पोश हो जाते हैं, सब नकाब डाल लेते हैं अपने ऊपर कि भाई साहब कि आप बाहर जाइए, बहुत पढ़ाई कर ली आप लोगों ने, अब हमको लॉक करना, निकलिए। ये सब पत्थर चला रहे अदिति जी के। ये देखो पूरा दरवाजा तोड़ दिया है। लेकिन उनकी तरफ से हमको धमकाया जाता है। एकेडमिक में वहाँ उन्होंने कैंप बना रखा है, टेंट लगा के, वहाँ पे वो सब इकट्ठा बैठे रहते हैं। वहाँ से उन्होंने पत्थरबाजी हमारी तरफ शुरू की। लिटरली 150 लोग लाठी डंडों से एक एक छात्र को मारे हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 22 फरवरी 2026 यानी रविवार की रात लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्र समूहों के बीच में झड़प की खबर सामने आई। विवाद इतना बढ़ गया कि कैंपस के कई हिस्सों में मारपीट, पथराव और भगदड़ तक मच गई। कोई झाड़ियों में छिप गया, कोई डर के मारे कमरे में छिप गया, जिसकी कई सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आधी रात जेएनयू बना जंग का मैदान। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में देर रात दरअसल झड़प हुई है। मारपीट में कई छात्र घायल हो गए हैं। हिंसक झड़प एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों के बीच हुई। जब ऑप इंडिया को इस खबर की जानकारी मिली तो हमने इस मामले की तह में जाने का प्रयास किया। हमने जेएनयू में एबीवीपी के ऑफिस बियरर वैभव मीणा, जो कि इस हमले में पीड़ित भी हैं, उनसे बात की। जब हमने उनसे यह पूछा कि इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई तो उन्होंने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। हाँ, कल रात में 9-10 बजे के आसपास एक मार्च था लेफ्ट के जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से, जो कि निष्कासित है अभी इस समय। वो अपने निष्कासन के विरोध में उनका कुछ ऐसा विरोध प्रदर्शन चल रहा है पिछले एक सप्ताह से। अच्छा। तो उसी कड़ी में उन्होंने एक मार्च रखा था, जो कि साबरमती टी पॉइंट से शुरू हुआ और वीसी हाउस तक जाना था। वो वीसी हाउस तक गया। उसके बाद में वीसी हाउस जाने के बाद में वो तुरंत ही वहाँ से स्कूल एरिया, जो एकेडमिक एरिया है जेएनयू का, वहाँ आता है और 300-400 की लगभग भीड़ रही होगी। जो भीड़ मार्च में थी वो इधर स्कूल एरिया में आती है तो वो नकाब पहन लेती है पूरी भीड़। क्या फिर से एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, क्या था? नकाब पहन लेते हैं वो स्कूल एरिया में जब आते हैं। अच्छा, बाकी उन्होंने प्रोटेस्ट तो खुलेआम किया था, लेकिन जब स्कूल एरिया की ओर आए तो उन्होंने नकाब पहन लिया। हाँ, स्कूल एरिया में वो लोग आते हैं तो सब नकाब पोश हो जाते हैं, सब नकाब डाल लेते हैं अपने ऊपर। अच्छा। और सबके हाथ में डंडे, रॉड, ऐसा हथियार होते हैं। और तो वो लोग सब पूरी मॉब, जो 300 से 400 की मॉब थी, नकाब पोश मॉब, पूरा स्कूल एरिया में जो अलग अलग स्कूल बिल्डिंग, एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर स्टडीज की है, इंटरनेशनल स्टडीज की है, सोशल साइंसेज की है, वो सभी बिल्डिंग्स को लॉक करना शुरू कर देते एक एक करके। अब स्कूल बिल्डिंग्स में क्या है कि ग्राउंड फ्लोर पे सब में स्टडी रूम बने हुए हैं, रीडिंग रूम बने हुए हैं, जहाँ पे रात भर बैठ के 24 आवर्स ओपन रहते हैं, तो जेएनयू के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वहाँ पढ़ते। तो उन लोगों ने जब लॉक करना शुरू किया तो उन्होंने अंदर जो छात्र पढ़ रहे थे, विद्यार्थी, उनको बाहर निकालना शुरू। अच्छा। कि भाई साहब कि आप बाहर जाइए, बहुत पढ़ाई कर ली आप लोगों ने, अब हमको लॉक करना, निकलिए। कुछ छात्र चले भी जाते हैं, कुछ उसका प्रतिकार करते हैं कि भाई हम पढ़ने आए, हम पढ़ेंगे, आप क्यों लॉक लगा रहे हैं। मंदिर बनाने से क्या विकास होगा, स्कूल अस्पताल से क्यों नहीं? ये सवाल उन लोगों का था जिन्हें लगता था कि विरासत और विकास दो अलग रास्ते हैं। आज उत्तर प्रदेश ने साबित कर दिया है कि विरासत ही विकास का सबसे बड़ा इंजन है। बात सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर की नहीं है, सिर्फ काशी के कायाकल्प या मथुरा के 262 करोड़ के बांके बिहारी कॉरिडोर की भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब उन धामों को जगा रही है जिन्होंने सनातन की पहचान को सदियों से जिंदा रखा है। योगी सरकार नैमिषधाम से लेकर विंध्याचल तक का विकास कर रही है। चाहे लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ हो या पाटेश्वरी देवी का मंदिर, सब कहीं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित हो रही हैं। अयोध्या और काशी के तर्ज पर अब प्रभु राम की कर्म भूमि चित्रकूट में भी कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है, जिससे चित्रकूट के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और हमारे सनातन मूल को विकास। यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं लग रहे, यहाँ उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भविष्य की नींव रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में टूरिज्म बढ़ रहा है, स्थानीय व्यापार चमक रहा है और लोगों को घर के पास काम मिल रहा है। विरासत का सम्मान ही उत्तर प्रदेश के विकास की नई गाथा लिख रहा है।
यानी विरासत भी विकास भी यही है नया उत्तर प्रदेश। तो जो प्रतिकार करता है उन छात्रों के लोग मारते हैं, पूरी बेल मारती है। लॉक लगाया क्यों था उन्होंने, क्या पर्पस था उनका? पर्पज ये था पढ़ाई से रोकना, यहाँ कोई पढ़ाई नहीं करने आए, स्कूल में किसी भी तरह की पढ़ाई नहीं है। और इससे उनको क्या फायदा होगा लेफ्ट वालों को? इससे ये फायदा होगा कि वो जो उनका निष्कासन हुआ है तो उसके व्यवधान आएगा तो में उनके प्रशासन जागेगा। यूनिवर्सिटी स्ट्राइक चल रही है एक तरह से। समझ गया। हाँ, तो इसमें उन्होंने चालू किया, लॉक लगाना शुरू किया, वहाँ जो छात्र बैठे थे उनको धमकाना मारना शुरू किया, जिन्होंने विरोध किया उनको मारा। वैभव ने हमें यह बताया कि लेफ्ट के स्टूडेंट यूनियन ने खुद पर से बैन हटवाने के लिए वीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और उसी क्रम में उन्होंने लाइब्रेरी बंद करवानी शुरू की ताकि प्रशासन को मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ जाए। लाइब्रेरी के कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया और एबीवीपी के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी वैभव मीणा से मदद मांगी। वैभव मीणा अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे और जब हमने वैभव से इस हमले की इंटेंसिटी के बारे में पूछा कि आखिर यह किस प्रकार की झड़प थी, इसकी इंटेंसिटी क्या थी, तो इस पर वैभव ने ये बताया। 7-8 लोग वहाँ पहुँचते हैं, जाके पता करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि इस तरह से आप छात्रों को पढ़ने से मत रोकिए, जो छात्र पढ़ना चाह रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए, आप इस तरह से जबरदस्ती उनको लॉक नहीं कर सकते कि भाई ये बिल्डिंग लॉक ही रहेगी, आप कोई बैठ के पढ़ नहीं सकता। विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए है, लोग पढ़ने आए, आपकी स्ट्राइक में आप जबरदस्ती लोगों को शामिल नहीं कर सकते। आपको विरोध प्रदर्शन करना है, एडमिन का करिए, प्रशासन का करिए, लेकिन जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने से क्यों रोक रहे हैं? तो यही बात हम करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमको धमकाया जाता है। जिस तरह से उनका एक कैंप बना हुआ है, SLSIS लॉन है एकेडमिक में, वहाँ उन्होंने कैंप बना रखा है टेंट लगा के, वहाँ पे वो सब इकट्ठा बैठे रहते हैं। वहाँ से उन्होंने पत्थरबाजी हमारी तरफ शुरू की, पत्थर फेंके, हम वहाँ से स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की बिल्डिंग पर आ जाते हैं। वहाँ कुछ छात्र अंदर थे, उन्होंने उस पर ताला लगा रखा था, हम वो ताला खोलते हैं, इसमें वो पूरी भीड़ उग्र हो जाती है, जो 300-400 की जो भीड़ थी उग्र होकर वो पूरी तरह हमारी तरफ आक्रमण कर देती है, हमको मारने के लिए दौड़ती है। हम जो 7 से 8-10 लोग रहे होंगे आम छात्रों को मिला के, वो सब एकदम वो भीड़ को आते देख हम भागते हैं, कोई कहीं भागता है, कोई भागता है, हम 3-4 लोग ऊपर 4th फ्लोर की तरफ भागते हैं, कोई बाथरूम में छुपता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के उस हॉल में छुपता है। इस तरह से मैं भी खुद अंदर 3 घंटे बंधक बना रहा और पूरी वो मॉब 3 से 4 घंटे आतंक मचाए रखी। जो जहां पकड़ में आया उसको पूरी मॉब ने लिंच किया, लिटरली 150 लोग लाठी डंडों से एक छात्र को मारे हैं। इसके अलावा वैभव ने एक बच्चे के बारे में भी बताया कि उस बच्चे को उसके कमरे में बंद करके फायर एक्सटिंग्विशर की केन ओपन कर दी गई थी, जिससे वह कमरे में घुटन के कारण बेहोश हो गया। मेरे साथ में जो और अन्य छात्र जिसका गेट नहीं टूटा बाथरूम का, उसके बगल में से गेट तोड़ के फायर सिलेंडर जो होता है बुझाने का, उसको खुला करके छोड़ दिया गया। वो उसको मतलब रूम में बंद कर, बच्चे को रूम में बंद करके और फायर सिलेंडर खुला करके छोड़ दिया गया। हाँ, वो छात्र उसमें बेहोश हो गया, उसको मैसेज डाल रहा है बार बार ग्रुप में, गुहार लगा रहा है, मुझे बाहर आने दीजिए, मैं मर जाऊंगा, मेरी सांस घुट रही है, मेरा दम घुट रहा है। तो और ये मदद नहीं की उसके बाद? किसी ने मदद नहीं की, उसको मरणासन ऐसे ही बंद रख के छोड़ के आ जाते हैं। बाद में मेरे साथ में जो एक अन्य लड़का छुपा हुआ था, गेट तोड़ के उसको बाहर निकालते हैं, 60 से 70 लोग उसको लिंच करते हैं, मारते हैं और ये कह के भागते हैं वहाँ से कि अभी मर गया है, अब छोड़ दीजिए, मर जाएगा, भाग लो, ये कह के वो वहाँ से भागते हैं। उसके बाद हम अंदर बैठे बैठे 112 पे फोन करते हैं, हम पुलिस को बुलाए, पुलिस वहाँ नीचे खड़ी रही, लेकिन पुलिस ऊपर मदद करने के लिए नहीं आई, हमको छुड़ाने के लिए नहीं आई। वहाँ स्टेशन की सिक्योरिटी पूरी तरह में खड़ी थी, लेकिन वो सिक्योरिटी हमको बचाने के लिए नहीं आई। कोई, हम हेल्पलेस से पूरी तरह से असहाय थे, हम हेल्प की मांग कर रहे थे, बार बार कोई नहीं आया। हमारे कुछ साथी आते हैं बाद में, वो नीचे से 10-15 लोग ऊपर आते हैं, 1-2 गार्ड को साथ में लेते हैं, हमको ढूंढते हैं, एक एक करके हमको निकालते हैं। और उसके बाद में हमारा जो साथी जो फायर सिलेंडर से वो अंदर बंद हो गया था, वो बेहोश हो गया था, किसी तरह हमने आधे घंटे में गेट तोड़ा, गेट तोड़ के उसको मरणासन स्थिति में हमने बाहर निकाला है। आप देखिए कि किस तरह से JNU जैसी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन को हिंसा और अराजकता के कारण बदनाम किया जा रहा है। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए, इन्होंने पूरा दरवाजा वगैरह सब तोड़ दिया। ये देखो, पूरा दरवाजा तोड़ दिया है। आज हालात ये हो गए हैं कि JNU में रोज की मारपीट, रोज की भगदड़ आम बात हो गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में JNU को लेफ्ट के अंतिम गढ़ के रूप में देखा जाता है और इस अंतिम गढ़ को बचाने के लिए लेफ्ट लगातार हिंसा पर उतारू है और इसके लिए JNU जैसे संस्थानों की रेपुटेशन भी दांव पर लगाने से ये नहीं चूक रहे। भारत विरोधी नारों से लेकर JNU के आम स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करने तक की ये सारी घटनाएं लेफ्ट विंग की डेस्परेशन को दिखाती हैं। दिया बुझने वाला है और ये सब बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है।